नमस्कार। नमस्कार। अभी एक शब्द भी नहीं बोला, अभी भी नाराजगी है मेरे से। नमस्कार भी नहीं कर सकते आप मेरे से? नमस्कार। क्या मांगा आपसे? कुछ नहीं मांगा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो नहीं बोल रहे हैं वो कैसे हैं? समस्या जो है पूरे जीवन की कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं करने की वजह से है, कम्युनिकेशन को जो है ब्रेक करने की वजह से। इसलिए दुनिया के हर महान व्यक्ति का एक ही बात कहना है कि कम्युनिकेट प्लीज, बातचीत जारी रखिए। जब तक बातचीत जारी रखेंगे समस्याएं खत्म होती रहेगी, और जो ही बातचीत रोकेंगे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। आप घर पर जाएं और आपकी बीवी एकदम चुपचाप है तो समस्या बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है? समझ रहे हो मेरी बात? कि जब चुप रहोगे तो समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसलिए जीवन में कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, बातचीत मत छोड़ो। झगड़ा करना 5 मिनट के लिए, जितनी आपको लाठी डंडे जो भी बजाने बजा देना, लेकिन 6 मिनट आपको बात कर लेनी है। और अगर आप बातचीत जारी रखेंगे तो जीवन में समस्याएं बड़ी होगी ही नहीं। अगर आप चुप रहेंगे तो सारे लोग आपको शंका की निगाह से देखेंगे, हमेशा शंका की निगाह से देखेंगे। पुलिस वाला यहाँ पर आ जाए और बोले अभी थोड़ी देर पहले जो चोरी हुई है किसने की? जिसने नहीं की वो बोलेगा मैंने नहीं की, और जो चुप रहेगा उसके साथ क्या होगा पता? पुलिस वाला उसी को पकड़ के ले जाएगा कि ये नहीं बोल रहा है, तो वो उसको पकड़ के ले जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं, और आप जवाब नहीं दे रहे, तो मेरे मन में सीधा सीधा प्रश्न आ रहा है कि यार तबीयत ज्यादा खराब है, तभी जवाब नहीं दे रहा। बाकी तो जवाब दे देता भाई ठीक हूँ। कैसे हैं आप लोग? गर्दन का इस्तेमाल कम कीजिए, वो जानवर भी कर सकते हैं, इंसान ही बोल सकता है। कैसे हैं आप लोग? जोरदार हैं एकदम। मुझे पता है कि मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूं आपसे, जोरदार है नहीं। और भारत का प्रधानमंत्री हर साल लाल किले से बोलता है कि अभी ठीक नहीं है तबीयत, मैं कर दूंगा। हर साल हर प्रधानमंत्री यही कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी तबीयत ठीक नहीं है, जो हम चाहते हैं वो हमें मिला नहीं। ठीक कह रहा हूं? तो 2 तरीके हैं उन्हें पाने के। एक तरीका है रो रो कर भीख मांगो, ए मुझे दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान दे दे, ईश्वर दे दे, मंदिर में दे दे, मस्जिद में दे दे, जाकर बोलते हैं दे 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 दे। और एक तरीका है जो मिला है उसकी इतनी तारीफ करो कि सामने वाले सब कुछ तुम्हें ही दे दे। वो तरीके रोने से किसी को कुछ मिला है क्या? नहीं मिले। तो आज के बाद आपको थोड़ी सी तारीफ करना चाहूंगा। मेरी अपलाइन श्रीमान BC छाबड़ा जी बार बार बोलते हैं कि जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं है तो अच्छा कह कह के अच्छा बना दो। दुनिया के 95% पुरुषों का मानना है कि बीवी इससे अच्छी हो सकती थी, और दुनिया की 99% महिलाओं का मानना है कि बंदर इससे अच्छा हो सकता था। 4% का अंतर है। महिलाओं को थोड़ा सा असंतुष्टि का लेवल थोड़ा ज्यादा है कि यार ये जो है ना इससे तो अच्छा हो सकता था, किस्मत थोड़ी खराब है। लेकिन जो हो गया उसको बदलने की ताकत आपके अंदर नहीं है। जो है उसे इतना अच्छा कह दो कि अच्छा कह कह के अच्छा बना। यस। ये अगर फॉर्मूला आपने अपनाया तो लोग आपसे प्यार करने लग जाएंगे। अभी हमारे पुरुष मित्र हैं जो महिलाओं को, अपनी बीवी को छोटी छोटी बात पर कुछ भी सुना देते हैं, डांट देते हैं। चाय बनाई, खुद तो 2 घंटे लेट उठा, बीवी 5 बजे उठी हुई है। लगातार सुबह से उसका प्रोग्राम चालू है, इसको तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, उसका टिफिन बनाना, उसका खाने की तैयारी, झाड़ू पोछा ये वो, 5 बजे से लगी हुई जिंदगी। और ये महाराज उठे हैं 9 बजे। अब 9 बजे थोड़ा लेट हो गए तो अब गुस्सा तो किसी के ऊपर निकालेंगे ना। तो बीवी आई जल्दबाजी में, अब बेचारी पूरे दिन भर काम करती, कभी कभी गलती हो जाती है, जल्दबाजी में चाय में शुगर डालना भूल गई। शुगर डालना भूल गई तो आपका दिमाग पहली सिप पीते ही आपका दिमाग खराब हो गया और आप चिल्लाने लगे, इतने साल हो गए शादी को अभी तक चाय बनाना नहीं आता, तुम्हें पता नहीं है इसमें शुगर नहीं है।
ऐसा कह के तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे से प्यार करने लगी। दूसरा तरीका भी है, एहसास ही तो कराना है कि शुगर नहीं है। इसको इतना लंबा वर्ड बोलने की जरूरत ही क्या है? इतनी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। आपने पहली सिप मारी है और आपको जो ही पता चला कि इसमें शुगर नहीं है, तो आपको प्यार से बीवी को अपनी तरफ झटका देकर खींचना है और बोलना है, क्या पूरे दिन भर काम काम काम, कितना काम करोगी? कभी कभी तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना पति के साथ बैठकर चाय पिए। पास में बिठाओ, पहली सिप खुद मारो और बिल्कुल भी चेहरे पर मत बताओ कि शुगर नहीं। पियो और एकदम खुश हो जाओ और कहे, एक सिप तुम और एक सिप मैं। तो आपने सिप पी और पहले दूसरी बीवी को पिला दो, तो बीवी को ऑटोमेटिक पता चलेगा इसमें तो शुगर नहीं है, दिमाग खराब है, इसमें तो शुगर नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, डार्लिंग तेरे होठ लग गए ना शुगर। यहाँ पर भी मैसेज यही है कि शुगर नहीं है, लेकिन मैसेज का तरीका ऐसा है कि बीवी तुरंत पूछेगी, आज नाश्ते में क्या पसंद करोगे? रिएक्शन बहुत जोरदार आने वाला है, इसलिए खराब को खराब कहने की जरूरत नहीं। बच्चा नंबर कम लाता है, पढ़ता लिखता नहीं है, तो उसे मत बोलो गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे। ऐसा बोलने से वो तुम्हारे से ही नजरें चुराने लग जाएगा और ऐसा समझ मत लेना कि वो सुधर जाएगा। एक दिन तुम्हारे नजदीक आने से उसे शर्म आने लगेगी, वो सोचेगा कि ये बुढ़ा खुसड़ अभी कुछ डायलॉग सुनाएगा, मैं इसके नजदीक ही नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे से बचना चालू कर देगा। ऐसा करके आपसे सुधार नहीं सकते। सुधारने का आपके पास एक तरीका है, तारीफ करना। जब बच्चा 10th का रिजल्ट लेकर आए तो मार्कशीट को देखो, बच्चे की शक्ल देखो, मार्कशीट को देखो, एकदम खुश हो जाओ और कहो, वाह ग्रेट मेरे भाई, ग्रेट, क्या काम कर दिया तूने। पूरे साल में 1 सेकंड पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी पास। वाह भाई, दिमाग तो तेरे अंदर है, दिमाग तो तेरे अंदर इतना है कि बिना पढ़े जो बच्चा पास हो सकता है, जिस दिन पढ़ गया वो मेरिट में आ सकता है। ऐसा कहने से उसकी भावनाओं को जागृत किया जा सकता है, उल्लू के पट्टे बोलने से कुछ हासिल होने वाला है। तो जो आपके पास है उसे अच्छा कह के अच्छा बना दो। अभी हमारे पास थोड़ी गर्मी है, एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। अब चिल्ला चिल्ला कर बोलो क्या गर्मी है, क्या गर्मी है, टेंशन में आते जाओगे, अटैक भी आ सकता है। लेकिन वाह क्या गर्मी है, क्या बोलेंगे, वाह क्या गर्मी है। भगवान का शुक्र है कि अभी भी हमें गर्मी महसूस हो रही है। जिनको गर्मी में ठंड महसूस होती है उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भगवान तेरा शुक्रिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे गर्मी दी है। उस गर्मी से ही इतना प्यार करने लग जाओ कि ये सारे एसी रिपेयर वाले सब आके तुम्हारा एसी ठीक कर दो। अच्छा कह के अच्छा बना दो। ये आप यूं कर रहे हो इसलिए ज्यादा गर्मी लग रही है, छोड़ दीजिए इसे, आने दीजिए ना पसीना, इस प्रकृति की इन बूंदों को आने दीजिए ना। अरे लोग बात हजारों मेहनत करते तब ये पसीना निकलता है, तुम्हारा फ्री में निकल रहा है और तुम्हें निकलने दीजिए, महसूस कीजिए ना, कॉन्शियस हो जाइए, एक एक बूंद को आने दीजिए, टपकने दीजिए, कहाँ जाती है चेक कीजिए और इसका आनंद लीजिए। ऐसा कुछ करने से कुछ हासिल नहीं होगा, ये गर्मी वैसे कैसे रहने वाली है। अब ज्यादा टेंशन लोगे, गर्मी है तो थोड़ी देर बाद दिमाग आपका कहेगा फिर यहाँ पर क्यों बैठा है, उल्टे पुल्टे निर्णय लेगा दिमाग। इसलिए इसको इतना हाईलाइटेड ही मत करो कि डिसीजन गलत हो ही नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं नाम बार बार यहाँ पर लिया जा रहा है, फिर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी अपलाइन बार बार कहती है कि जब तक तेरा नाम लेकर तू खुद चार्ज ना हो जाए ना तो समझ लेना कि तू प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो मैं तब से मेरा नाम ही लेता हूँ, मेरा नाम मुकेश कोठारी। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में आया हूँ। लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ। इंटर पूरी एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ही ली। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिशाली हैं, ज्ञान व्यापी है, सब कुछ आपके अंदर हो सकता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके ज्ञान को, आपकी शिक्षा को, और मैं ये जिंदगी भर प्रण करता हूँ कि मैं आपसे सीखता रहूँ, जिंदगी भर हर पॉइंट पर आपसे सीखूंगा। इसी में घोषणा करता हूँ यहाँ पर। प्रश्न ये है कि जब गुरु आप हैं तो मुझे फिर यहाँ क्यों खड़ा किया गया?
आंसर ये है कि पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ आरसीएम, इसका गुरु मैं हूं, जीवन के गुरु का। जीवन में मैं आपसे सीखूंगा, आरसीएम में मेरे से आप सीखिए। सीखने की कोई जगह, सीखने की कोई उम्र होती ही नहीं। सीखना चाहो तो कोई भी सिखा देता है। मेरी अपलाइन बार बार बोलती है, सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है कि इतनी नहीं पीनी चाहिए। सीखना चाहे तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, और ना सीखने की कसम खाओ तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने कसम खा ली कि मुझे सीखना ही नहीं। तो कोशिश करना कि जीवन के हर मोमेंट पे, हर व्यक्ति से, हर सिस्टम से हम सीखते जाएं। मेरी गुड़िया ने 26 साल की एज में मुझे पहली बार टूथब्रश करना सिखाया, टूथपेस्ट करना पहली बार सिखाया। 26 साल तक मैं रगड़ रहा था, जिधर मर्जी आए तो रगड़ रहा था। अपने हिसाब से 26 साल की एज कर ली। जब मेरी गुड़िया 2 साल की थी, 1 साल की थी, स्कूल जाना ही चालू की 2.5 साल की एज में, तो वो मुझे बार बार घूर के देखे। सुबह सुबह संडे के दिन मैंने कहा क्या हुआ, तो उसने कहा डैडी इतने बड़े हो गए अभी तक टूथब्रश करना नहीं आता। मैंने कहा क्या, मैंने क्या गलत किया? वो क्या, आपकी दांतों की लाइन तो स्ट्रेट है और आप ब्रश को यूं घुमा रहे हो। मेरी मैम ने बोला है ब्रश ऐसे किया जाता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। एक चाटा मारा, 2.5 साल की बच्ची ने सिखा दिया, तो वो भी तो गुरु ही हुई ना, क्योंकि उसने सिखा दिया। और सीखना चाहो तो कोई भी सिखा, ठीक है जी। तो कोई ऐसा तो नहीं बैठा जिसको सब कुछ पता है फिर भी यहाँ पर बैठ गया हो, कभी भी नहीं मानना है, क्योंकि कहाँ और किस मोमेंट में हमें क्या सीखने को मिलेगा हमें पता ही नहीं। मेरे एक दोस्त थे जो, उनका तकिया कलाम था, बार बार कहते थे कि मुझे सब कुछ पता है। आपके भी ऐसे कई मित्र होंगे जिनको पूरी बात समझने के बाद क्या कहते हैं, ये तो मुझे पहले ही पता था, मैं तो जानता। ऐसे कई लोग आपको जीवन में मिलेंगे। तो मेरा दोस्त बार बार कहता था, इसमें क्या बड़ी बात, ये तो मुझे पता। अब मैं जीवन की भारी भारी जानकारी लेकर जाऊं, गूगल पर रिसर्च करके लेके जाऊं, तो भी लास्ट में वो क्या कहता, ये तो मुझे पहले ही पता था। एक दिन मैंने कहा इसका काम लगाना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने उससे कहा, भाई तेरे पिताजी जब मरे थे ना, मेरे से 2 लाख रुपए उधार लेकर मरे थे। बोलना मुझे पता है, और पता है तो 2 लाख रुपए दे दे। उसके दिन से उसने बोलना बंद कर दिया मुझे, ठीक है जी। तो कभी नहीं बोलना मुझे पता, फंस जाएंगे। बोलना मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ ना। धीरू भाई अंबानी 8वीं क्लास आदमी हमेशा कहता था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तू मैनेजर है, तू पढ़ा लिखा है, तेरे को सैलरी मिलती है, तू बता ना क्या करना है। मुझे पता नहीं, तू मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा, मुझे सिखा। सीखता गया, 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 सीखता गया। नंबर 1 इन द इंडिया, 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, क्योंकि वो कहता था मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बता। आप में से कितने लोगों को पता है? हमेशा कह रहा है, छोटा बच्चा भी कहता है, कोई डैडी एक बात बताओ, तुझे नहीं बोलना मुझे पता है, बता बता। हो सकता है कोई ऐसी चीज जान जाए जो आपने अभी तक उसका स्वाद चखा ही नहीं, ऐसी चीज आपको बता दे जिसके बारे में आपने कभी सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1973 में जन्म के बाद, अपनी इंटर एजुकेशन करने के बाद, एक प्राइवेट नौकरी से मुझे अपना इकोनॉमिकल करियर चालू करना पड़ा। 750 रुपए की नौकरी से मुझे क्यों करियर चालू करना पड़ा? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, सही चल रहे हैं आप एकदम। मैं आपकी जागरूकता को चेक करना चाहता था। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते जैसे कोई सत्यनारायण की कथा में आया, और जगह स्वाहा स्वाहा बोल देते हैं। एक जगह गलत गलत स्वाहा बोला तो फंस गए, है ना। वो पंडित आया था शादी के लिए, वो पता नहीं क्या क्या बकबक कर रहा था, किसी को पता था उसका अर्थ क्या बोल रहा है, लेकिन पूरी शादी में चुपचाप बैठे रहे। एक मंत्र में एक भी अर्थ आपको पता नहीं था, लेकिन आपको यह पता था कि स्वाहा कब आने वाला, और वो उसकी टोन से ही पता चल जाता है। जो ही वो स्पीड निकालना चालू करता है, हमें लगता है वो स्वाहा ही आने वाला है। और बिना सोचे समझे डाली ना होती, गड़बड़ हो गया ना काम। इसलिए आज के बाद बिना सोचे समझे नहीं करना है स्वाहा। इकोनॉमिकल करियर की शुरुआत 750 रुपए की नौकरी से मैंने चालू की थी। परिवार का इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। 6 भाई बहनों की फैमिली का सबसे छोटा सदस्य 6ठे नंबर का मैं था। 6 भाई बहनों के परिवार में मेरे पिताजी जो है डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब उनका रिटायरमेंट हुआ, मेरी एज मात्र 9 साल की थी, और 9 साल की एज में 250 रुपए पिताजी की पेंशन अमाउंट आया करती थी। थोड़ा बहुत मकान का किराया आता था। 500-600 रुपए टोटल फैमिली की इनकम हुआ करती थी, और 6 भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। हालांकि इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कंजेस्टेड मामला था।
500 रुपए में 6 भाई बहनों की स्कूल खर्चा चलाना और साथ में घर को चलाना, ये बहुत कठिन टास्क उस समय हुआ करता था। अक्सर छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं एक अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में अपने माँ बाप के साथ था। माँ बाप का एक ही सपना था कि जिस तरह सारे बच्चों को हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया लिखाया है, इस तरह एक बार इसकी भी जिंदगी सेट हो जाए तो बढ़िया मामला होगा। और जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया तो मेरे माँ बाप को पहली बार मैंने उनके चेहरे को चमकते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टार रूबी बन गए, उनके टारगेट पूरे हो गए। और उनकी मुस्कुराहट ने मुझे समझा दिया और मुझे टेंशन में डाल दिया। वो भीने भीने मुझे बता रहे थे कि बेटा, काम हमारा खत्म हो गया है, तेरा चालू हो गया। और उसी समय बिना नौकरी का, बिना रिजल्ट का इंतजार किए हुए प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना करियर चालू किया। पैसों के प्रति बहुत रुझान हुआ करता था। ये मेरा इकोनॉमिक करियर की पहली शुरुआत नहीं थी, ये नौकरी की पहली शुरुआत थी। पैसों के प्रति इतना लगाव था कि छठी क्लास में मैं पैसा करता था। जब बच्चे गिल्ली डंडा खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, मैं पैसों के बारे में सोचता था। पैसों के बारे में इसलिए सोचता था क्योंकि परिवार में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। और बचपन में ही सोचता था कि बेटा पैसा कमाना है जैसे भी आए। और छठी क्लास में मैंने पहली बार अपना बिजनेस चालू किया। जब लोग गिल्ली डंडा खेला करते थे, मैंने छठी क्लास में पतंग की दुकान से अपना करियर चालू किया। छठी क्लास में 1 रुपया 60 पैसा पूरे साल में जमा किए थे। 5 पैसे, 3 पैसे, 2 पैसे को बचा बचा कर जमा किए थे। 1 रुपये 60 पैसे से पतंग की दुकान चल नहीं सकती थी, तो मैंने छठी क्लास में लोन लेना भी सीख लिया। लोन कब मिलता है? लोन एक व्यक्ति को तभी मिलता है जब सामने वाले को यह एहसास करा देते हो कि तेरा पैसा डूबेगा नहीं। तुम अपने दोस्त को पैसा उधार तभी देते हो ना जब तुम्हें विश्वास होता है कि वापस आएगा। बैंक भी उधार तभी देता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि वापस आएगा। और लोन मिलता ही तब है मेरे को। और मेरे बड़े भाई थे, 1 रुपया 60 पैसा उनके पास भी इकट्ठा था, तो मैं अपने भाई के पास लोन की अर्जी लगाई। मैंने कहा 1 रुपया 60 पैसा आपको चाहिए? तो मेरे बड़े भाई ने, मेरे से थोड़ा मैच्योर, मेरे से ज्यादा था, उसने कहा आपको 1 रुपया 60 पैसा क्यों चाहिए? मैंने कहा मेरे को दुकान लगानी है। तो मेरा भाई मेरे ऊपर हंसा। उसने कहा तेरे से बड़ा 2 साल मैं हूं, मैंने भी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, तू कैसे दुकान लगाएगा? तो मैंने छठी क्लास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई ऑन पेपर और लिखा कि पहली पतंग की दुकान यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अगर मैं यहाँ पतंग की दुकान लगा लेता हूं तो इधर के सारे ग्राहक मेरे हैं। और पतंग की दुकान का मैं पता लगा के आया हूं कि होलसेलर कौन है, और मैंने पता लगाया कि कितने % का मार्जिन है, और अगर मैं ये रेट रखूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट होना फाइनल है। मेरे भाई मुझे लोन दे दे, अगर तू मुझे 1 रुपया 60 पैसा देगा तो मैं 3 महीने बाद तुझे 1 रुपया 90 पैसा वापस दूंगा। और मेरा भाई मान गया, छठी क्लास में कन्विंस हो गया और मुझे उसने लोन दे दिया। 3 रुपया 20 पैसा में मैंने पतंग की दुकान लगाई और अच्छी खासी चलाई। और मजे की बात यह है कि 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में मैंने अपनी पूंजी को डबल कर दिया। प्रमोद जी, आपके पास अभी भी कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें 3 महीने में पैसा डबल कर सकते हैं तो मुझे बताओ। मैंने छठी क्लास में किया। बस वहां से मेरे का कॉन्फिडेंस का मेरा सफर चालू हुआ। उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे और मैं हर बार बिजनेस करता था, एक भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ता नहीं था। दिवाली पर लोग फटाके चलाने की प्लानिंग करते थे, मैं फटाके की दुकान लगाता था। होली पर लोग कलर की प्लानिंग करते थे कि कौन सा कलर कहां से लाऊंगा, किसको लगाऊंगा, उस समय मैं कलर की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। इस तरह से मेरा काम चलने लगा। और आपको आश्चर्य होगा कि साइड बाय साइड इनकम से, जब मैं 10वीं क्लास में था तो मेरी टीचर की इनकम और मेरी इनकम बराबर थी। 978 रुपए बेसिक हुआ करती थी टीचर की सैलरी, और मैं इससे ज्यादा कमाने लगा। और पैसा जब कमाते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है और फिर 2 इंच सीना अपने आप बाहर निकल जाता है। सेना में तो जबरदस्ती निकालना पड़ता है, आप पैसा तो कमाओ, ऑटोमेटिक यूज चलना चाहिए। पैसा जब जेब में है तो भैया फिर क्या है, सीना अपने आप ही निकलेगा। 11वीं में आते आते बहुत कॉन्फिडेंट था और मैंने ऐसे बिजनेस को करना चालू कर दिया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कौन सा बिजनेस चाहिए, कौन सा खराब है, क्योंकि मेरी फैमिली कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। मैं अकेला मात्र पहला बिजनेसमैन था। मैंने उस समय LPG सिलेंडर को ब्लैक करने का बिजनेस चालू कर दिया। कोई गाइड करने वाला नहीं था कि सही काम कौन सा है, गलत काम कौन सा है।
और भाई साहब, दिमाग साहब, विपिन जी, नेटवर्क अभी बना रहे होंगे आप। हमने नेटवर्क 11वीं क्लास में बनाना चालू कर, लिस्ट बनाई पूरे मोहल्ले की लिस्ट बनाई और ये पता लगाया कि कौन सी फैमिली छोटी है, कौन सी बड़ी है, और छोटी फैमिली में जा जाके प्लान बताया। प्लान ये था कि गवर्नमेंट तुम्हें 2 सिलेंडर देती है और इस्तेमाल तुम एक ही करते हो, तो 1 सिलेंडर अगर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, और 100 रुपए में एक्स्ट्रा उनको देकर सिलेंडर लेता था और 150 रुपए में दे देता था। उस समय हिट लिस्ट में मेरा नाम था। अगर पूरे भिलवाड़ा का सबसे बड़ा ब्लैकमेलर कोई है तो मुकेश। अच्छा खासा पैसा दबा कर कमाता था। 11वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आते आते तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया मैं, किसी से डरता ही नहीं था, क्योंकि पैसे की पावर मेरे पास थी। 12वीं क्लास में एलपीजी सिलेंडर के डीलर के ऑफिस में बिना इजाजत घुस गया। उस समय जिनके पास पेट्रोल पंप होते थे, एलपीजी सिलेंडर की डीलरशिप होती थी, वो समाज के बहुत बड़े लोग होते थे, पैसे वाले लोग होते थे, है ना, यूं कहें कि आदर्श लोग हुआ करते थे। मैं एक दिन एलपीजी सिलेंडर का एकमात्र डीलर था भिलवाड़ा में, मैं उसके ऑफिस में घुस गया और जाकर सीधा बोला, सर मुझे ये पता चला है कि आप और आपके लोग मिलकर कुछ सिलेंडर ब्लैक करते हैं। उसको गुस्सा आ गया, वो खड़ा हो गया, उसने कहा तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इंक्वायरी कर रहा है। मैंने कहा मैं इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा हूँ, इंक्वायरी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भलाई की बात कर रहा हूँ। भलाई की बात यह है कि आप समाज के कर्णधार हैं, आप समाज के आदर्श हैं, आप समाज के गौरव हैं। आपका नाम जब खराब होता है ना तो मेरे दिल को ठेस लगती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के बाद एक भी सिलेंडर आप ब्लैक ना करें, जो भी करना है मेरे थ्रू करें। और भाई साहब, इतना जबरदस्त प्लान समझ में आया उसने, मुझे एकमात्र ब्लैकमेलर बना दिया उसने भिलवाड़ा में। अब क्योंकि उसे लगा कि सबसे डीलिंग करेंगे नाम खराब होगा, एक ही आदमी से डीलिंग करो। उसने अपने सारे कर्मचारियों को बोल दिया कि आज के बाद कोई भी ब्लैक में सिलेंडर जाएगा मुकेश कोठारी के थ्रू जाएगा। और भाई साहब, उस जमाने में 2-3 हजार रुपए पर मंथ में कमा लेते। आप जब शादी ब्याह में जाते होंगे, शादी ब्याह का सीजन होता होगा, तो आपको 3-4-5 नौते आते होंगे जब लोगों के घर पर आप खाना खाने जाते हैं। पूरे भिलवाड़ा में एक भी शादी ऐसी नहीं थी जो मेरे बिना हो जाए। शादी फाइनल हो गई, सबसे पहले मेरे पास ही कार्ड आता था और कहते थे भाई साहब सह परिवार आना है, साथ में 4 सिलेंडर भी लाना। भिलवाड़ा में नाम चलने लगा, सिक्का चलने लगा और बहुत अच्छी इनकम होने लगी। लेकिन मैं एक ही बात सोचता था कि किसी तरह मेरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए। मैं इधर उधर हाथ पैर मारने की सोचता था। माँ बाप को कहता था कि मुझे नहीं करनी पढ़ाई, तो माँ बाप मुझे बार बार समझाते थे, मोटिवेट करते थे, नहीं बेटा पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि पढ़ाई से आता है कॉन्फिडेंस। तेरी इच्छा जो करना तू बीकॉम करना है। और मैं मन ही सोचता था कि यार ये कब मेरी पढ़ाई खत्म हो जाए। पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं था। 10 दिन पहले पढ़ाई चालू करता था और कैसे करके नंबर लेकर आता था, कॉपी कर। माहिर था बचपन से, इसलिए ही इस बिजनेस में सक्सेस हुआ, क्योंकि ये बिजनेस पूरा कॉपी करने का ही, दिमाग लगाने का है। 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में कॉपी करने में माहिर खिलाड़ी था, क्योंकि पढ़ता ज्यादा नहीं था। 3 दिन पहले ही पढ़ाई चालू होती थी। मजे की बात है, गणित विषय का एग्जाम था ना, तो जिससे मैंने कॉपी की उसके 95 नंबर आए, मेरे 97। ऐसा जीवन में कभी आपने सुना ही नहीं होगा। जिससे कॉपी की उसके 95, मेरे 97। आप भूल गए मैं कॉपी में माहिर था, इसका मतलब मैंने क्या केवल आगे वाले से ही कॉपी की हो, पीछे वाले से भी तो की होगी। और 97 नंबर अपने आ गए। और यही इस बिजनेस की गणित है। आपको कोई अलग से पहिए का आविष्कार करना नहीं है। आपके जो आगे लोग जा चुके हैं ना, उनको बारीकी से देखो कि करते क्या, और अगर आपने बारीकी से देखकर काम करना चालू किया तो आपका काम हो जाए। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी पढ़ाई लिखाई होती है और थोड़ा दिमाग होता है, तो हम क्या है, कुछ बातें अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते, और वही इस सिस्टम का माइनस पॉइंट होता है। अगर मैं कहूं कि यहां से 7 कदम चलने पर या 5 कदम चलने पर आप कैमरे के पास पहुंच जाओगे, तो आप केवल उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हो जो आपके काम की है। 5 कदम, मैंने कहा कि 5 कदमों पे कदम चलोगे तो वहीं पर पहुंच जाओगे। और आपने याद रखा 5 कदम, और फिर आप कहीं से भी 5 कदम चल देते हैं। 1 2 3 4 धड़ाम नीचे। जबकि आपको करना क्या चाहिए कि मैंने यहां से चालू किया तो पैरों के निशान को ही चेक करना चाहिए। तो
इतना चेक। और जब आप इसे चेक करेंगे तो 5वें पे ठीक वहीं पर पहुंचेंगे, लेकिन आप केवल 5 कदमों को ही गिनोगे तो कहीं पर भी जाके गिरोगे। अपना आविष्कार मत करो, आपके आगे जा चुके हैं। हमारी ताकत नहीं कि हम अपना दिमाग लगा दें, क्योंकि हमारी अपना इन लोगों ने जो सिस्टम बनाया है उस पर हमें काम करना होता है, और उसी का नतीजा है कि हम जीवन के किसी संकट में कभी फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सिस्टम बनाए हैं। बेसिक कोर और कार्डिनल का काम उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है, और जिन्होंने इतने सालों के अनुभव के आधार पर काम किया है वे फिर से आविष्कार करने की जरूरत क्या है। खैर सब कुछ ठीक चलता था। मैं सोचता था कि जिस दिन मेरा बीकॉम हो जाएगा ना उस दिन लाइन लगा दूंगा पैसे की, और जिस दिन मेरा बीकॉम हुआ मैंने बिना किसी रिजल्ट का इंतजार किए हुए एक प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू किया। एक दोस्त के पिताजी की मदद से एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में, असिस्टेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में एक प्राइवेट नौकरी मैंने चालू की। पहले मैंने जमकर काम किया, इतना जमकर काम किया कि मुझे लगा कि भाई मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है, लेकिन पूरा महीना काम करने के बाद मुझे 750 रुपए दिए गए। क्यों दिए गए? क्योंकि मेरे पहले जो बीकॉम आया था उसको भी 750 ही दिए गए, और मुझे कहा था कि ये तुम्हारे 12 जो घंटे रोज काम करते हो उसकी सैलरी, उस 12 घंटे की सैलरी को 750 रुपए को जब मैं देखता था ना तो कभी कभी तो मुझे ऑटोमेटिक आंसू निकलने लग जाते थे, और कभी कभी एकदम हंसी आने लगती थी। मैं सोचता था यार मैं 750 रुपए का हूं, जो आदमी 3-3.5 हजार पहले ही कमा रहा है, 12 घंटे के बाद इसे 750 रुपए दिए जा रहे हैं। और मैंने वहां पर प्रण किया कि मैं नौकरी कभी करूंगा। घर पर आया और अब मैं सोचने लगा कि मैं पिताजी को क्या बोलूं। पिताजी को बोलूंगा तो पिताजी स्वागत करेंगे जूते चप्पलों से कि पागल हो गया, नौकरी छोड़नी नहीं है, करना है। और मैं जानता था कि पिताजी की आदत तो बोलने की ताकत नहीं थी। रात भर रोता रहा, आंखें एकदम लाल हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं नौकरी करना नहीं चाहता और नौकरी मुझे करनी पड़ रही है। रात को जब सोया नहीं तो सुबह लेट उठा, सुबह जब लेट उठा तो माँ बाप को चिंता हुई। माँ बाप मेरे कमरे में आए और माँ ने मेरी शक्ल को देखकर कहा, तो मेरी आंखें एकदम लाल, आंसू निकल रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? अभी तो मैं जिंदा हूं ना, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, ये माँ ही कह सकती है। दुनिया की सारी माँ ऐसी ही होती है। मैंने कोई अनोखी बात नहीं की, सभी की माँ ऐसी होती है, लेकिन सबके बाप थोड़े खड़ूस होते हैं। बाप की जो सॉफ्टनेस है ना वो बाहर से नजर आती ही। बाप भी दुनिया का सबसे सॉफ्ट इंसान होता है, लेकिन वो बाहर से उसकी प्रकृति एकदम कठोर होती है। वो किसी चीज में भावनाओं में नहीं बहता, वो हर बार एनालिसिस करता है कि मैं अगर इसके सामने रोया तो ये और ज्यादा रोना चालू कर देगा, और वो अंदर रोता रहता है लेकिन बाहर खुद रिएक्ट करता है। मेरा बाप मेरे पास आया, यानी मेरे पिताजी मेरे पास आए, और मेरे पिताजी मेरे से बोले, दिमाग खराब है तेरा, क्यों रो रहा है? ये तेरी क्या अंतिम इनकम है जो रो रहा है? दिस इज योर फर्स्ट इनकम। और जब तुम्हारी पहली इनकम है तो क्या फर्क पड़ता है कि पहली क्या है? फर्क इस बात से ही नहीं पड़ता कि तू अभी कहां है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुझे जाना कहां है। अगर रास्ता तेरा क्लियर है ना तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपकी स्थिति क्या है। और मुझे जबरदस्ती उठा फुटा के तैयार करके फिर ऑफिस भेज दिया। अब मैं ऑफिस करने लगा, मेरे को पता चल गया कि मैं छोड़ नहीं पाऊंगा नौकरी। अब मेरे पास इसके अलावा अल्टरनेटिव था। मैंने तेज गति से काम करना चालू किया, लेकिन काम करने का तरीका आम आदमी से बिल्कुल शुरू से हट कर रहा है। 97% लोगों की डील में तो मैं कभी आता ही नहीं था, 3% विशेष लोगों की डील में आता था। मेरे काम करने का नजरिया ही अलग था। सारे मेरे दोस्त जो है ना, मेरे कलीग्स जो है ना, वो रात को 8 बजे अपना काम कंप्लीट करते थे, और मैं अपना काम इतनी एकाग्रता से करता था कि 5 बजे मेरा काम फिनिश हो जाता। 5 बजे फिनिश हो जाता है। जब आपका काम जल्दी फ्री होता है तो आप क्या करते हैं? चाय पियेंगे, चुस्की मारेंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, बातें करेंगे, आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे। काम जल्दी खत्म होगा तो ये करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। काम खत्म होते ही बॉस की ही केबिन में जाता था और बॉस के सामने जाकर बैठता था। बॉस कहता था, क्यों आया? मैंने कहा, सर वर्क फिनिश, पूरा कर लिया। मैंने कहा, यस सर। अब बॉस के पास भी कोई मौका नहीं कुछ कहने का। वो कहा, ठीक है, बैठ जाएगा। मैं बॉस के पास बैठता और मैं धीरे धीरे ये पता लगाने की कोशिश करता कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि ये मेरा बॉस है। मेरा बॉस ऐसा